बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अयाज़ ख़ान। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है बेसिकली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली रेस्ट चार्जेस को स्टडी करते हैं। और द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो रेस्ट चार्जेस की जो हम स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज की हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ चार्जेस हमारे पास रेस्ट के हेल्प में होते हैं और कुछ मोशन की। जो रेस्ट के हेल्प में होते हैं वो उनकी जो स्टडी हम करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है, और जो मोशन के हेल्प में होते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। और चार्ज क्या होता है? इट इज़ इंट्रिंसिक। चार्ज की स्पेसिफिक डेफिनेशन जो अगर आपको मैं आसान वर्डिंग में समझा दूं तो वो ये है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ये किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को जो स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड चार्ज। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कुछ प्रॉपरली। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच केस देम टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन वन अनदर एट स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो ये चार्ज की बेसिक तारीफ़ है। अब चार्ज को हम क्वांटिनाइज कर सकते हैं। चार्ज के दो पार्ट्स पॉजिटिव भी होते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं हमारे पास। और हमारे पास ई जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हमने देखे, उसमें क्या होता है, टोटल चार्जेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट होता है। अब आप अगली डायग्राम में देखें तो हमारे पास ना राइट साइड के ऊपर ना एक पिक्स नज़र आ रही है। उस पिक्स में देखें हमारे पास Q1 पॉइंट, ये पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं आपके पास। ये बेटा आपके पास पॉइंट चार्जेस पड़े हैं। Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q पॉजिटिव के ऊपर भी Q2 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज है। Q1 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो F12 एग्जर्ट हो रही है, और Q2 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो F21 एग्जर्ट हो रही है। दोनों पॉइंट चार्जेस को हमने डिस्टेंस R के ऊपर रखा हुआ है फिग ए में। और अगर आप फिग बी को देखें तो फिग बी में आप देख सकते हैं Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Q2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Q1 के ऊपर फोर्स 12 एग्जर्ट हो रही है, Q2 के ऊपर फोर्स 21 एग्जर्ट हो रही है, और दोनों का हमने एक डिस्टेंस R के ऊपर रखा हुआ है। डिफरेंस क्या है? अगर आप फिग ए में देखें तो दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप Q2 के ऊपर यानी फिग बी की अगर हम बात करें तो फिग बी में आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास। तो इसी की मैंने आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास जस्ट सिंपल वर्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी डायग्राम समझा दी है। ये बेसिक चार्ज की काइंड्स भी आपको दिखाई हुई हैं। और ह्यूमन बॉडी जो होता है ये एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिखा है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव की मैंने बात की इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है। और जो नीचे एक डायग्राम आपको छोटी सी नज़र आ रही है, बेसिकली ये भी इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस साइड पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा, उन्होंने अट्रैक्ट किया। और अगर हमने दो सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज रखे उन्होंने रिपेल किया, और दो नेगेटिव चार्ज रखे उन्होंने भी क्या किया, रिपेल किया। अब मेरा पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो ये तो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको बतानी थी, और ये बहुत बेसिक बातें थी। जो इस चैप्टर का पहला और इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलम लॉ। व्हाट इज़ कॉलम लॉ? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इस स्लाइड के ऊपर कॉलम लॉ की। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस के। आप जितने चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इससे मुराद ये कि अगर आप दो पॉइंट चार्जेस को डिस्टेंस उनका बढ़ा देंगे, उनको एक ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, तो फोर्स इंक्रीज़ होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे आपके सामने एक मैथमेटिकल रिलेशन है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि हमारे पास देखो बच्चों, F इसमें फोर्स है, Q1 इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज Q1। ये पॉइंट चार्ज Q1 के ऊपर जो Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट चार्ज Q2 को। R इनके दरमियान डिस्टेंस है। कि हमारे पास क्या है, कॉलम कांस्टेंट है। चूँकि यहाँ पे हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो के कॉलम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी जगह हम ग्रेविटेशन लॉ की बात करते तो वहाँ पे हम उसको सिंबॉलिकली G से रिप्रेजेंट करते। अब कॉलम कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है इन फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में कॉलम की क्या वैल्यू होती है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट?
शॉर्ट आंसर आ सकता है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों हमारे पास होती है बेटा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर सी की पावर -2। ये किसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है? ये मैंने इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू बताई है। अब बेटा आप लोगों ने ये करना है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये भी आपने उस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है, जहाँ पे k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देनी है, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है 3.14, और साथ में आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। इनको आपने करना है मल्टीप्लाई, फिर 1 पे करना है डिवाइड। तो आपके पास जो कॉलम कांस्टेंट के जो है जिसकी प्रिमिटिविटी यानी फ्री स्पेस में जो वैल्यू हासिल होगी वो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास हासिल होगी वो होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम होगी। सो कॉलम लॉ को अगर हम फ्री स्पेस में देखें तो वो हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैंने क्या किया उस फार्मूले के अंदर इस के की वैल्यू को पुट किया। तो कॉलम लॉ अगर हम फ्री स्पेस में देखना चाहते हैं, ये तो के तो थी फ्री स्पेस, प्रिमिटिविटी फ्री स्पेस की वैल्यू। अब कॉलम लॉ इन फ्री स्पेस क्या होगा, उसमें अगर हम देखें तो एफ की तो के की वैल्यू हम उस फोर्स में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगी कॉलम लॉ इन फ्री स्पेस F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट डायग्राम में आप बहुत वाज़ी तरीके से देख सकते हैं, हमने ना एक ब्लू और एक रेड कलर की दो ना चार्जेस लिए हैं, उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो हमने कैलकुलेट की है कि F = 1 K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या कॉलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, फॉलो करता है या नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको ना एक डायग्राम दिखाई है राइट साइड की तरफ। आप देख सकते हैं कि Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब Q1 पॉइंट चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो F21 का मतलब है कि 1 एक्सर्ट कर रहा है फोर्स पॉइंट चार्ज Q2 के ऊपर, और R21 का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। अब ज़ाहिर सी बात है अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो Q2 और Q1 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और अगर हम मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो Q2 भी तो Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्यों एक्सर्ट करेगा बेटा? इसलिए एक्सर्ट करेगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। सो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, बिग फिग में देख सकते हैं कि Q2 ने भी Q1 के ऊपर एक्सर्ट किया है। तो हमने यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्जेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्ज वो होते हैं जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो फोर्स जो होती है ना वो डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। फोर्स जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मुझे पता चला ये जो आपके पास एक इक्वेशन आ रही है F1 to F21, इसका मतलब है ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। ये आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब K की वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है। K की वैल्यू दो चीज़ों के ऊपर बेटा डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास मीडियम क्या है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है आपके सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास कैसे कैलकुलेट होंगे बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास ऐसे ही कैलकुलेट होंगे ना कि F = K Q1 Q2 और R का स्क्वायर। तो इनके जो भी यूनिट्स होंगे वो आपने मल्टीप्लाई क्रॉस करने के बाद आपके पास जो यूनिट बचेंगे वो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप ये सारा मैंने आपको समझा दिया कि कॉलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद दोनों के दरमियान एक्ट करती है। पॉइंट Q1 के ऊपर भी एक्ट करती है, पॉइंट चार्ज Q2 के ऊपर भी एक्ट करती है। बोथ चार्जेस आर एक्सर्ट फोर्स एंड ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सो ये आपके पास देखें, फोर्स Q2 ने Q1 के ऊपर एक्सर्ट किया तो उसकी आगे वैल्यूज बाई हुई है, और फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर एक्सर्ट किया तो उसकी भी है।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इफ़ेक्ट का मीडियम हो सकता है इसके ऊपर, इस चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं। अगर हम इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर रख दें, कोई बुक रख दें, कोई लकड़ी रख दें, तो आपका क्या ख्याल है, किसी इंसुलेटर के रखने से क्या चार्ज मूव करेगा, पॉइंट चार्ज Q1 से Q2 की तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आप बीच में कोई इंसुलेटर रख देंगे, कोई लकड़ी रख देंगे, कोई और चीज़ रख देंगे, तो उसके रखने से क्या हो जाएगा कि जो चार्ज जा रहे थे Q1 से Q2 की तरफ, वो अब जाना बंद हो जाएंगे। वो जब बंद हो जाएंगे उससे क्या होगा, वो जो कॉलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ नहीं होगी बेटा, डिक्रीज़ हो गई। तो ए मीडियम के इफ़ेक्ट का क्या हुआ, मीडियम से बहुत इफेक्ट क्रिएट हुआ। क्या इफेक्ट क्रिएट हुआ? इफ़ मीडियम इज़ इंसुलेटर, अगर आपके पास मीडियम इंसुलेटर होगा दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, तो आप उसे कहेंगे ये डाइलेक्ट्रिक है। वो जो इंसुलेटर आपने रखा है वो दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में क्या होता है, द सर्टेन फैक्टर विल बी कांस्टेंट। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, अब ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझे। पॉइंट चार्जेस द चार्ज लोकलाइज चार्ज हुज साइज इज़ वेरी स्मॉल, जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है हैज़ कम्पेयर टू वन अनदर, एक दूसरे के लिहाज से। अब आपने आगे देखा कि हमारे पास F1 टू F21 ये एक दूसरे के नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद ये है कि कॉलम न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और आगे इसकी ये मैंने अबाउ भी आपको बता दिए। आई थिंक ये पहली वाली डायग्राम आई थिंक रिपीट होके आई है, ये भी मैंने सारा आपको बता दिया है। नीचे मैंने आपको ये भी बता दिया कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कॉलम फोर्स क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, कोई इंसुलेटर रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि कॉलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है। So it is experimentally observed that the force is reduced as compared to free space. The factor which the force is reduced, वो फैक्टर जिसकी वजह से, यानी कि आप वो फैक्टर कौन सा है, वो एक इंसुलेटर है, वो डाइलेक्ट्रिक है जिसको आपने रखा उस मीडियम के दरमियान, उसकी वजह से वो फोर्स रिड्यूस हुई। उस फैक्टर को हम, जिसकी वजह से ये फोर्स रिड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, वो कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। इम्तिहान में इसकी बहुत बार डेफिनेशन आ चुकी है। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ उसके लिए मुख्तलिफ होती है। आपके पास एक टेबल होगा, आप बुक के ऊपर वो टेबल देखें, आपके पास बहुत सारे ऐसे मीडियम है, एयर है, एयर के लिए कुछ और है, वाटर के लिए कुछ और है, आपके पास 11 ऐसे एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट है। Next, the value of relative permittivity different for different dielectric, or it has no unit, it dimensionless quantity है। Next बच्चों, मैंने आपको ना एक छोटी सी खुद असाइनमेंट सी दी है कि आप इसको सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने ना एक मीडियम के दरमियान एक कॉलम फोर्स लिया है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर, और इसको मैंने पुट किया। इसके दरमियान मैंने क्या किया, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को बेसिकली ना बेटा हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने रिलेटिव परमिटिविटी में इसको पुट किया। आपने अगले ही स्टेप में देखा वो जो रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर था जिसकी वजह से कॉलम फोर्स रिड्यूस हुई है, उसको मैंने बाहर निकाला और अंदर क्या बची, अंदर बच गया कॉलम फोर्स। वो क्या होती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि ये जो कॉलम फोर्स है इस टाइम हमारे पास मीडियम क्या है, वो एक एयर है, उसके ऊपर हम उसको चेक कर रहे हैं। सो ये एक छोटी सी मैंने आपके लिए असाइनमेंट देखी, इसको आपने देखना है ज़रा। हमने मीडियम इस टाइम क्या लिया हुआ है, एक एयर लिया हुआ है। अब प्रिमिटिविटी क्या होती है, प्रिमिटिविटी बेटा बेसिकली प्रिमिटिविटी की डेफिनेशन भी बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है। तो प्रिमिटिविटी का मतलब होता है इजाज़त देना। आपने देखा मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 से पॉइंट चार्ज Q2 की तरफ चार्ज मूव कर रहा है। इसका मतलब है चार्जेस पॉइंट चार्ज Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं और उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है, कोई इंसुलेटर नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। The ability of a medium to allow the electric force to pass through is determined by a factor is called permittivity। और relative permittivity क्या होती है, बेसिकली बेटा ये हमारे पास रेशियो होती है बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट चार्जेस बेटा क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस आर चार्ज इज सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज इफ साइज इज़ वेरी स्मॉल हैज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ अनदर चार्ज। उसके बाद बेटा ये एक टेबल है जिसको मैंने आपको कहा ना कि आपके पास वो जो मीडियम है उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ मुख्तलिफ मटेरियल पुट कर सकते हैं। इनके पुट करने से आपके पास कॉलम फोर्स और मीडियम के इफ़ेक्ट आप चेक कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।